फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स में इजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक्सर-रोलिन थ्योरम। ठीक है, बट थ्योरम को स्टेट करने से पहले, क्योंकि थ्योरम तो आप लोग बुक से भी जाके देख सकते हो तुरंत, बट रीज़न क्या है, थ्योरम के आने के पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा स्टाइल वैसा ही है, मैं बस पहले रीज़न बताऊंगा कि बंदे ने जिसने थ्योरम लिखा है वो कुछ सोच के लिखा है, वो पागल नहीं है कि ऐसे ही बस सपने में आ गया और लिख दिया कुछ भी, है ना। तो वो रीज़न जानना ज़रूरी है, और वो रीज़न क्या है, देखो। एक्चुअली हेक्सर-रोलिन थ्योरम जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है, कंपेरेटिव एडवांटेज। जी हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ओके, होम कंट्री जो है वो उसका ये कंपेरेटिव एडवांटेज वाला उसका ये प्रोडक्ट है, उसको ये एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए एंड ये उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये उसका कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी कहते हैं कि फॉरेन कंट्री जो है उसका ये प्रोडक्ट है कंपेरेटिव एडवांटेज वाला एंड उसको ये एक्सपोर्ट करना चाहिए और बदले में फिर इम्पोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं, बट रियलिटी में इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, क्या पता है आपको? नहीं पता है। क्या मेरे को पता है? नहीं पता है। पढ़ने के बाद मेरे को पता चल गया कैसे करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। हेक्सर ने क्या किया, हेक्सर और ओलिन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्टर एंडाउमेंट्स एंड फैक्टर एबंडेंस के थ्रू, मैं सब बता रहा हूँ मीनिंग क्या है, डरो मत डरो मत, मैं सब बता रहा हूँ मीनिंग क्या है इन सबका। ठीक है, इन सब के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अगर दो कंट्री और अगर दो कम्युनिटी है तो कौन सा कम्युनिटी किस कंट्री के लिए कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। पास्ट में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमें कैसे डिटरमाइन करना सिखाते थे कि हाँ ये बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है, ये कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है। रिकार्डियन मॉडल याद करो, उसमें क्या होता था, रिकार्डियन मॉडल में क्या होता था, उन्होंने क्या किया कि दो कंट्री ले लिया, होम एंड फॉरेन, और दो प्रोडक्ट ले लिया, लेट सपोज व्हीट एंड क्लोथ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो, कंट्री, होम कंट्री जो है वो व्हीट और क्लोथ दोनों को ही वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि फॉरेन कंट्री की जो है, फॉरेन कंट्री को किसी भी प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तब रिकार्डियन ने कहा कि अच्छा, इस केस में हम लोग, इस केस में भी कंपेरेटिव एडवांटेज हो सकता है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड हो सकता है। सबको समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि देखो, फॉरेन कंट्री का जिस प्रोडक्ट में उसका लेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, नॉट एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, उस प्रोडक्ट में उसका कंपेरेटिव एडवांटेज होगा, और फॉरेन कंट्री उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा एंड इसको एक्सपोर्ट करेगा एंड बदले में दूसरा प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा केस फॉर द होम। ठीक है, अब देखो मेन चीज क्या हो रहा है, अब वो तो एजम्पशन के थ्रू बताया गया। नॉर्मली अगर रियलिटी में अगर सपोज कर लो ना कि दो ही नेशन है, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा एनालाइज करूँ डेटा को कि कौन दो नेशन क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंड उसके बाद मैं टेबल अपना बना के उसके बाद मैं बताऊँ ओके, होम को आपका ये प्रोडक्शन जो है ये आपका ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपको इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये आपका कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है। फॉरेन को बोलेंगे कि ये वाला कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हेक्सर ने ये चीज़ डिटरमाइन किया। ठीक है, अब फटाफट, बहुत कहानी सुना दिया, अब फटाफट जल्दी से हम लोग थ्योरम स्टेट करते हैं। एजम्पशन क्या है, देयर आर सो मेनी एजम्पशंस, बट हेक्सर में इसमें एक बेनिफिट है, जैसे इन्होंने टेस्ट को भी सेम रखा है, बाकी सारी चीज़ों को सेम रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को सेम रखा है। क्यों? क्योंकि सिंपलिसिटी के लिए, यानी कि मॉडल को सिंपल बनाने के लिए। हालांकि अगर ये डिफर होते भी हैं तो भी मॉडल में कुछ ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। ठीक है, जैसे टेस्ट और डिमांड और छोटा मोटा चीज़ें जो है, अगर वो सब डिफर भी करते हैं देन ऑल्सो ज़्यादा मॉडल में फ़र्क नहीं आएगा, बट स्टिल उन्होंने सेम रखा है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉडल। तो टू नेशन है, टू कम्युनिटी है, नो टैरिफ बैरियर, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सिर्फ इतनी एजम्पशंस नहीं है, देर आर सो मेनी एजम्पशंस। मैं बस आधा बता रहा हूँ ताकि आधा आप लोग बुक से भी पढ़ो, क्योंकि आप लोग बुक से नहीं पढ़ते, आप लोग का आदत हो गया कि मेरे को बस नोट्स दे दो, मैं वहीं से पढ़ के चला जाऊँगा, उससे कभी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए बुक पढ़ो। ठीक है, इसका बुक का रेफरेंस है डोमिनिक सैल्वाडोर, आप पढ़ सकते हो उसको। मैंने पर्सनली उसी को फॉलो किया हुआ है एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो उसमें इनफैक्ट सिर्फ हेक्सर-रोलिन वाला पार्ट मत पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा और पीछे जाके पढ़ना, तो पूरा वो कहानी की तरह आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको डायरेक्टली पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ लो, यहाँ समझा तो दिया ही हूँ मैं। आगे बढ़ते, थ्योरम। हमारा थ्योरम एक्चुअली हमें कहता क्या है कि जो हेक्सर-रोलिन थ्योरम है वो ये कहना चाहते हैं हम लोग कि एक नेशन को वो कम्युनिटी एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन, जिसका प्रोडक्शन जो है इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशंस रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर। ठीक है, मैं बताता हूँ।
लेट जस्ट सपोज, एकदम एग्जाम्पल की तरह, ये थ्योरम वगैरह छोड़ो, एग्जाम्पल की तरह पकड़ो इसको। लेट जस्ट सपोज कि होम कंट्री है, होम कंट्री में बहुत ज़्यादा लेबर है, क्यों, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन और सम स्टफ्स लाइक दैट। तो बहुत लेबर लेबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कंट्री जो है वो एल एबंडेंट नेशन हो गई, ठीक है ना। फैक्टर एबंडेंट, इसका मतलब क्या हो, फैक्टर और एबंडेंट को अगर ब्रेक करेंगे तो फैक्टर यहाँ पे हमारे दो हैं, लेबर और कैपिटल। एबंडेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, राइट। ओके, तो फैक्टर एबंडेंट जब पर्टिकुलर नेशन यहाँ पे होम का फैक्टर एबंडेंट कौन सा है, लेबर, बिकॉज होम में लेबर ज्यादा है, ठीक है। तो अब हेक्सर क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अब देखो, हमने दो कम्युनिटी भी लिया है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जो कम्युनिटी में लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपलिसिटी के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे कि कम्युनिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एल लगेगा, ठीक है। कम्युनिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा एल और कम्युनिटी वाई को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा के। तो अब क्योंकि होम कंट्री लेबर रिच है, तो होम कंट्री को ये प्रोडक्ट यानी कि एक्स प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि वाई प्रोडक्ट। ऑब्वियसली सी बात है ना, अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है तो फिर मैं पैसा लगा कैपिटल क्यों खरीदने जाऊं बाहर देश से। मैं डेफिनेटली लेबर का यूज करके जो लेबर बना सकते हैं मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा, मैं उसको बेचूंगा मार्केट में, सिंपल सी बात है, मेरा कॉस्ट भी बचेगा बहुत। तो वही चीज हेक्सर ने कहने की यहाँ पे कोशिश की है। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं फटाफट से, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के लिए देखो, सबसे पहले देखो नेशन वन का जो पीपीएफ है ना, वो देखो वो एक्स की तरफ बल्ज किया हुआ है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है कि नेशन वन का जो कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है वो है एक्स, एंड नेशन टू का सिमिलरली पीपीएफ जो है वो वाई एक्सिस की तरफ बल्ज किया हुआ है। इसका मतलब नेशन टू का जो कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है वो है वाई। अब देखो ये आप एकदम ग्राफ देख के बता सकते हो, कोई भी आपसे पूछ ले हाँ भाई बताओ नेशन टू का कंपेरेटिव एडवांटेज वाला प्रोडक्ट कौन सा है, बता सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, ओके, ये जो है मेरा जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे, ये है मेरा रिलेटिव प्राइस लाइन, यानी कि पी बी इसको हम लोग कह सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू वन और सम कुछ भी हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्राइस लाइन है। इनिशियली ए एंड ए डैश जो है ये ऑटरकी पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा था। दोनों ही नेशन वन इसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करती थी और कंज्यूम करती थी, एंड नेशन टू इसी पॉइंट पे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम करता था, ठीक है। ओके, बट जब ट्रेड होने लग गया, जब एक रिलेटिव प्राइस के अकॉर्डिंग जब एक ट्रेड होने लग गया, तब कंट्री जो है, कंट्री नेशन वन जो है वो पॉइंट बी पे मूव कर गए एंड नेशन टू जो है वो पॉइंट बी डैश पे मूव कर गया, ठीक है। ओके, अब देखो नेशन वन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली पीपीएफ से वो जुड़ा हुआ है रिलेटिव प्राइस लाइन, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ठीक है। ओके, अब सिमिलरली नेशन टू जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब कंजम्पशन कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कंजम्पशन देखो पॉइंट ई पे जाके हो रहा है, ठीक है। कंजम्पशन जो है रिलेटिव प्राइस लाइन जब हमारा इनडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होता है तो वहीं पे हमारा कंजम्पशन होता है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व हम लोग को पता है क्या होता है, तो इसी पॉइंट पे कंजम्पशन हो रहा है दोनों ही नेशन का, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है वो सेटिस्फाइड है एंड यहाँ पे कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। अब अगर आपका ये सवाल आता है कि कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट कर रही है, तो देखो नेशन वन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोड्यूस इतना कर रही है एंड कंज्यूम अगर वो इतना कर रही है, अगर नेशन वन जो है वो प्रोडक्शन अगर बी सी कर रहा है एंड कंजम्पशन जो है वो ई सी कर रहा है, देन डेफिनेटली बी सी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जा रहा है, यहाँ पे इतना ही कंजम्पशन हो रहा है और प्रोडक्शन अगर इतना हो रहा है तो ऑब्वियसली ये अमाउंट जो है वो बच जा रहा है, ठीक है। और अगर ये अमाउंट बच जा रहा है तो ये अमाउंट क्या करेगा, एक्सपोर्ट करने आएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट किसको करेगा, नेशन टू को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। और नेशन टू जो है, नेशन टू को कितना अमाउंट से एक्सपोर्ट, सेम अमाउंट, बी सी इक्वल्स टू यहाँ पे ई डी होगा, बी सी इक्वल्स टू ई डी, बिकॉज जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही तो हम नेशन टू जो है वो उतना ले रहा है। अब अगर यहाँ पे एक और केस आ सकता है कि अगर पी एक्स बाई पी वाई यानी कि रिलेटिव प्राइस जो है अगर मेरा वो ज़्यादा होता है, किस चीज़ से ज़्यादा होता है, अगर मेरा रिलेटिव प्राइस लाइन, नहीं सॉरी इट्स नॉट एम इट्स बी, हाँ, तो अगर बी पॉइंट से मेरा ज़्यादा होता है रिलेटिव प्राइस लाइन, यानी कि हमारा प्राइस है, अगर वो बी से पी बी से ज़्यादा होता है,
पी बी से, सॉरी मैंने गंदा कर दिया। अगर रिलेटिव प्राइस यानी कि ट्रेड प्राइस जो है अगर वो मेरा नॉर्मली पी बी जो प्राइस है अगर उससे ज़्यादा होता है देन क्या होगा, डेफिनेटली ट्रेड उस समय नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सपोर्टेबल जो कंट्री है वो ज़्यादा पैसा मांग रही है और नेशन टू वैसा उतना पैसा देगी नहीं। सिमिलरली अगर पी एक्स बाई पी वाई लेस देन पी बी होता है देन डेफिनेटली ट्रेड तब भी नहीं पॉसिबल होगा। आई मीन इक्विलिब्रियम की तरफ मूव किया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं होगा, मूव किया जाएगा, वो बार्गेनिंग वाला सिस्टम आएगा। तब इस समय क्या हो गया कि एक्सपोर्टेबल कंट्री जितना मांग रही है उसको उससे कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रेड वहां भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल हिक्स रोलिंग थ्योरम। अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।